अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 मंथ ऑफ जुलाई का हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में हम दो सिस्टम पढ़ेंगे। एक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के हम सारी जो पूरा किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वर्क करता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस का होता है, उसके बाद कि कौन से फूड हमारे लिए नेसेसरी हैं, और फिर उस फूड में हमें कौन से हेल्दी फूड लेने चाहिए, कौन से फूड हमें नहीं लेने चाहिए। फिर डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो कौन सी डिजीज़ है अगर ये फंक्शन आपका सही ना करे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किस तरीके से जो है ये आपका काम करना चाहिए। फिर इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम पूरा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, और उसके भी डिसऑर्डर जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ये हमें देखना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक मेन प्रोसेस जो आपका है डाइजेशन जो कहलाता है, वो आखिर है क्या डाइजेशन। असल में डाइजेशन आपको इस तरह समझ लें कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम हमारी बॉडी को उस फॉर्म में ज़रूरत नहीं होती जिस फॉर्म में हम उसको ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल है सैंडविच की। हम सैंडविच खाते हैं तो उसमें ब्रेड होती है, चिकन है, बटर है, अब और भी चीज़ें हम ज़्यादा तो डाल सकते हैं, सैलेड वगैरह है, चीज़ वगैरह। लेकिन आप देखें, हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, चिकन में भी जैसे प्रोटीन होता है, बटर है, फैट एंड ऑयल, तो हमें इन कंपोनेंट की ज़रूरत है। लेकिन हम किस फॉर्म में खा रहे हैं उसको, एज ए फूड फॉर्म में, यानी जो उसके न्यूट्रिएंट है हमें तो वो चाहिए। तो उस फॉर्म में जब वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्प्शन तो जब होगी ना, तो इसलिए हमें उस फॉर्म में चाहिए। हमें उस फॉर्म में हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस जब हम सैंडविच उसको ले रहे हैं। तो वो जिस फॉर्म में उसको ले रहे होते हैं वो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और जब वो स्मॉलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट होगी, तो उस चीज़ की ज़रूरत जो है हमारी बॉडी को होगी, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका डाइजेशन। तो अब इसके अलावा जो चीज़ हम खाते हैं वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो है सिंपल फॉर्म में चेंज होनी चाहिए, जब वो कहीं जाकर जो हमारी बॉडी में जो सेल मौजूद है उनका हिस्सा बनेगी, और यही सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन जो है वो कहलाता है। अब मैं यहाँ से जो पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा, जहाँ से आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की। एवरीथिंग दैट वी ईट is changed into a liquid inside the body before we can use it। यानी कि जो भी चीज़ हम खाएंगे, everything that we eat is changed into liquid inside the body before we can use it। यानी जब तक हम उसको ले रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में नहीं हो जाएगी, वो हमारे लिए क्या है, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ डाइजेशन। यही प्रोसेस यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, या सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब में जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सरंजाम जो होता है, ये प्रोसेस, ये जो है फंक्शन उसमें कर रहा होता है, और ये कहलाती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। फूड इज डाइजेस्टेड, पेज नंबर 13 पे ही पैराग्राफ सेकंड रीड आउट कर रही हूँ। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गर्ड और एलिमेंट्री कैनाल। इसको गर्ड भी कहते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज ओवर 7 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये तकरीबन साइंटिस्ट ने अपना एक अंदाज़ा था जो उनका, ये तकरीबन ये 7 मीटर लॉन्ग जो है वो होती है। अभी जो बाकी इसके पार्ट है, मैं डायग्राम से भी आपको समझाती हूँ कि ये पूरे जो एक एलिमेंट्री कैनाल ही है पूरी, जो इसके अलग अलग पार्ट हैं। द वॉल ऑफ द गर्ड प्रोड्यूस अ केमिकल्स कॉल्ड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स वो केमिकल होते हैं जो इस प्रोसेस को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा वर्क कराता है, फंक्शन कर रहा होता है, उसको जो है वो स्पीड अप करते हैं। खुद यूज़ नहीं होते, लेकिन इस पूरे रिएक्शन को, इस मेटाबॉलिज्म को जो है वो उसको देख रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं, विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने आपको डेफिनेशन समझाती है, मैं डायग्राम से आपको जो है वो समझाती हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसमें जो हिस्सा लेते हैं। यानी आपके तकरीबन 7 ऑर्गन जो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, जैसे ऑसोफेगस है, स्टमक है, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, ये सब मिलके जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनाते हैं। अब डायग्राम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम में पहले करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो रेक्टम लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो है, ये रेक्टम नहीं, रेक्टम इससे थोड़ा सा यहाँ पर, ये रेक्टम को यहाँ लेवलिंग कर लिया, और ये एनस है, ANUS। ठीक है, ये ज़रा सा करेक्शन कर लीजिए, डायग्राम में मिस्टेक है। अच्छा, अब ये देखिए, जब भी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही है, ये सारी पूरी जो 7 मीटर लॉन्ग अभी हमने पढ़ी है। और बाकी ये जो ये ऑर्गन, ये सब में इसी के पार्ट हैं कि पहला जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम,
फिर सेकंड फूड पाइप या इसको ओसोफेगस कहते हैं, फिर स्टमक है, पैंक्रियास लीफ मौजूद है। इस वाले डायग्राम में देखिए आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, स्टमक के बैक पे होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है, और ये रेक्टम है और ये एनस है। इसमें डायग्राम देखिए, इसमें और ज़्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, देखिए लीवर भी आपका ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, आपका जो है पैंक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस, ये पूरे पार्ट है। अब मैं आपको पूरा अच्छी तरह समझाती हूँ एक एक के कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन जो है वो क्या फंक्शन जो है वो करता है। क्लिप नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 स्टेप में जो है डिवाइड करते हैं कि पहला स्टेप इसका आता है इंजेक्शन, यानी कि निगलना, जो हम माउथ से, यानी कोई भी अगर हम निवाला खाते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम उसको पहले माउथ में लेते हैं और फिर अपने दांतों की मदद से, यानी टीथ की मदद से उसको ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड हम उस वक्त कर रहे होते हैं तो हमारे जो माउथ है उसमें एक वाटरी लिक्विड होता है जो सलाइवा कहलाता है, क्योंकि हमारे जो माउथ है उसमें ग्लैंड होता है जिससे ये जो है रिलीज होता है और ये जो भी हम खा रहे होते हैं उसके साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद इसको और बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में जो है इसको कर देता है। सेकंड आपका जो आता है स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन वही कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में करना, ये क्या कहलाता है आपका डाइजेशन। तीसरा स्टेप आता है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब आपका स्टमक में फूड चला जाता है वहाँ पे एंजाइम इस पर अटैक करते हैं और उसको मज़ीद जो है वो कायम की फॉर्म, यानी जो पेस्ट फॉर्म बनती है वो कहलाती है कायम, ठीक है। तो पूरा वो बन जाता है ये लिक्विड बिल्कुल पेस्ट, तो वहाँ से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। वहाँ पर जो है फिंगर डायरेक्ट प्रोजेक्शन होती हैं जो विलाय कहलाती हैं, वो इस जो है हेल्प करती हैं इसको एब्जॉर्ब करने में। ये वो वहाँ पर होती हैं उसमें विलाय में ब्लड कैपिलरीज, तो उसमें से ये जो फूड आप खाते हैं वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में शामिल होता है। ब्लड में शामिल होने के बाद जो है वो फोर्थ आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि जब आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है और एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब सेल को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको सेल को चाहिए उसके हिसाब से जो है वो आप ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी जिसमें फूड जो है वो शामिल होती है। उसके बाद आता है फिफ्थ आपका इजेशन। इजेशन यानी कि जो पास होने की जो अनवांटेड सब्सटेंस है आपकी जो क्या चाहिए जो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं उसमें दोबारा से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सारा प्रोसेस। वहाँ पर जो है दोबारा से जो है वो रेक्टम में जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस चले जाते हैं और फिर एनएस के जरिए जो है वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं आपकी बॉडी से, जो बिल्कुल आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती इन सब्सटेंस की, ठीक है। यानी ये 5 स्टेप्स हैं जिनको जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ बुक से रीड आउट करूँगी और साथ साथ आपको समझाती भी जाऊँगी। पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ, टीथ हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प, at the same time it mixed with saliva from the salivary gland. Saliva helps to soften the food, also it starts to digest the starch in the food into sugar. स्टार्च इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का मेंबर है और ये जो है वो इसको जो है स्टार्च में जो ब्रेड वगैरह लेते हैं या फिर रोटी अगर हम खा रहे होते हैं गंदम की कोई चीज़ तो उसमें स्टार्च मौजूद होते हैं, तो उसको ये जो है वो शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है सलाइवा। ये माउथ में ही जो है ये स्टार्च जो है प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। द टंग हेल्प्स the food to mix with the saliva and push it into the gullet और the food pipe, यानी food pipe ओसोफेगस जिसे gullet भी कहा जाता है। तो ये टंग जो है असल में टंग आपने देखो जब हम कोई चीज़ चबा रहे होते हैं तो आपकी टंग जो है वो रोल हो रही होती है साथ साथ उसके उसमें जो है आप, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ खाएं स्लोली जो है उसको चबाएं, यानी कि बस 2-3 आपने उसको चबाया और निकल लिया, ऐसा नहीं, बल्कि अच्छी तरीके से ताकि सलाइवा उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वहीं से स्टार्ट माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाएगा। फ्रॉम द गलेट द फूड पासिस टू द स्टमक, द मसल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स। स्क्वीज एंड रिलैक्स मतलब जैसे पूरा आप देखें पूरा सुकड़ते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, सुकड़ते हैं रिलैक्स होते हैं, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक साउंड से कभी आप बिल्कुल खाली पेट होते हैं, मतलब आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता, वो काफ़ी देर हो जाती है, नहीं सुबह नाश्ता किया हुआ 7 बजे का और 2 बज गए आपने कुछ नहीं खाया, तो एक आवाज़ असल गुड़गुड़ाहट सी की आवाज़ जैसे आप कह लें इसकी वो आ रही होती है, वो इसीलिए आती है कि वो आपका जो स्टमक है वो स्क्वीज एंड रिलैक्स हो रहा होता है और उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एंजाइम्स वगैरह वो तो ज़्यादा उस तरह निकलते रहेंगे, अब वो तो खाली है आपका स्टमक, उसमें तो फूड है ही नहीं, तो वो उसी की आवाज़ साउंड जो है वो आ रही होती है कि वो रिलैक्स और मतलब इस तरह से आवाज़ जो है वो आ रही है, तो अब जो एसिडिटी का बाइस बनती है या हम आगे भी पढ़ेंगे।
Squeeze and relax mixing the food with gastric juice and acid met in the stomach वॉल। तो स्टमक वॉल से जो है वो निकल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब फूड पहुँचता है स्टमक में तो अगर कोई जर्म्स वगैरह होते हैं उसको भी जो है किल कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो हार्मफुल होते हैं। ये यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में, जो हमारी हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन वाइल द एसिड हेल्प टू किल जर्म्स इन द फूड। यानी वो जब यहाँ मैंने आपको समझाया एंजाइम्स का काम क्या है, अब प्रोटीन अगर ऐसी ग़िज़ा हमने ली जिसमें प्रोटीन मौजूद है तो उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टमक से। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ से, फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस अ लिटिल एट द टाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ी देर के लिए पहले स्टमक में रहता है फूड, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर दिया जाता है। Here more juices mix with the, अब juices ये वही एंजाइम्स की बात हो रही है, mix with the food, pancreatic juice, ये पैंक्रियाज से pancreatic juice आता है, from the pancreas contains a mixture of the enzymes which continue to digest the food, जो मजीद हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, अच्छा अब लीवर से कौन सा आता है एंजाइम, बाइल। बाइल फ्रॉम द लीवर ब्रेक अप ऑयल ड्रॉपलेट। अगर हमने कोई फैटी चीज़ें खाई हैं या कोई इसमें फैट मौजूद है तो ये लीवर में से जो बाइल आता है ये उसमें जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि उसके कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल हैं उनको मज़ीद स्मॉल करने में, ताकि वो आपके जो है सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हम ले रहे होते हैं ग़िज़ाएं, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में आए ताकि वो आपके सेल का हिस्सा जो है वो बने। लीवर ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। अब इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन एंजाइम विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी कि अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ उसकी वॉल से भी जिस तरीके से एंजाइम जो रिलीज होते हैं जो मजीद जो है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज लो ओवर 6 मीटर लॉन्ग, यानी तकरीबन जो स्मॉल जो है आपकी वो तकरीबन कितनी है आपकी, ये सारे एक तकरीबन इसलिए कहा जाता है कि एक अंदाज़ा है कि तकरीबन ये 6 मीटर लॉन्ग जो है वो होती है। हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई। ठीक है, बहुत सारी फिंगर तो जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये अब जब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा फूड तो ये ब्लड में शामिल जो है वो इसी के जरिए होता है। इसकी मैं डायग्राम आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये आपकी विलस यानी कि जो आपके कहलाती हैं सिंगल विलस कहलाते हैं, पूरा जो है आपकी विलाय कहलाती हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 13 पर। ये देखिए इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये ब्लड वेसल्स हैं इसकी सारी सरफेस। ठीक है, और ये जो स्पॉन्ज टाइम साथ अटैच होती है कैपिलरीज है, इलेक्ट्रियल है। ये जो है जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये ब्लड वेसल जो है सेल तक पहुँचाने का काम जो है वो कर रही होती है। अब थर्ड हेडिंग हम स्टार्ट करें, पेज नंबर 14 पर ही है, फूड एंड हेल्थ। अब हमने पूरा प्रोसेस तो पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का कि किस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और किस तरह से जो है वो इसके जो पार्ट है, कौन सा पार्ट जो है कौन सा प्रोसेस जो है उसमें होता है। अब कौन से फूड हमें लेने चाहिए और हमारी हेल्थ के लिए कौन सा फूड जो है वो सुटेबल होते हैं। मैं यहाँ से पैराग्राफ पहले रीड आउट कर रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापा को। ठीक है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाना लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर की ऑयली चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ें खा रहे हैं और हेल्थी फूड नहीं ले रहे तो वो ओबेसिटी बन जाती है, मोटापा जो है वो हो जाता है। एक तो आपको क्या आता है अंडर ईटिंग, यानी कि बहुत कम खाना, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना। तो ये नॉर्मल यानी बयान रवि जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बाहर की जंक फूड खा रहे होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बनने का बायस बनता है हमारी बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल हमारे जो है वो आर्टरीज को नैरो कर देता है। जब आर्टरीज हमारी नैरो हो जाती हैं तो हमारी जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे ब्लड एक उसकी जो फ्लोइंग है वो एक अपनी जो फ्लो कर रहा है हमारे आर्टरीज में अपने प्रेशर से कर रहा है। अब जब उसको जगह नहीं मिलेगी उतनी जितनी उसको चाहिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टक कर देता है, नैरो कर देता है, वही पतली कर देता है और मजीद आर्टरीज को, तो वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और यही ब्लड प्रेशर कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर जो कहलाता है। क्योंकि एक नॉर्मल प्रेशर चाहिए और यही हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट अटैक का बायस भी बनता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, यानी मोटापा भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और कोलेस्ट्रॉल का आपकी बॉडी में बनना, ये सारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं और सही से जो है ब्रशिंग नहीं कर रहे होते, अपनी जो सफाई कहलाती है टीथ की, और बहुत शुगरी चीज़ें खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, टॉफ़ियाँ, ये सब ले रहे होते हैं, तो ये टूथ डीके का बायस बनता है, यानी कि हमारा दांत जो है वो
ख़राब हो जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है उसमें, क्योंकि जब सफाई नहीं कर रहे होते दांतों के जो साइडेड है उनके जो है वो उसमें बैक्टीरिया रह जाता है, तो कैविटी बनती है, कैविटी जो है पूरे दांत को जो है वो रूट तक पहुँच के बिल्कुल उसको जो है वो ख़राब कर, जो ये टूथ डिगे का बायस बनता है। अच्छा, फिर आ जाता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो हमें नहीं लेना चाहिए। इस अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड का एक अपना प्रेशर होता है, और जब हम ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं अपनी ग़िज़ा में लेते हैं, तो क्योंकि सॉल्ट में सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब सोडियम क्या पॉजिटिव आयन होता है, तो ये सोडियम असल में सेल के जो बाहर होता है, हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ये ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, सेल के बाहर, और इनसाइड जो है पोटेशियम मौजूद होता है। तो अब सोडियम जब हम ज़्यादा लेंगे तो आपका जो है ब्लड ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, और ज़्यादा सॉल्टी होने की वजह से ब्लड आपका जो है वो वाटर को रिटेन करेगा, यानी कि फिर क्या होगा, वो पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और यूरिन की शक्ल में सोडियम को जो है वो एक्सपेल करेगा, पानी को एक्सपेल करेगा, यानी कि आपका जो ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ज़्यादा जगह जाएगी, लेकिन आपकी अब जैसे वही बात है कि पाइप का डायमीटर छोटा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी डालें तो, या बैलून ले लें, बैलून में आप हवा ज़्यादा डालें तो क्या होगा, वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का, तो जो आर्टरीज की वॉल होती हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, यही हाई ब्लड प्रेशर भी कहलाता है। और जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत सी ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है, हार्ट अटैक और डिजीज़ और स्ट्रोक्स का बायस बनता है। तो इसी वजह से हमें जो है वो सॉल्ट जो है हमें अपनी ग़िज़ाओं में कम लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रीड आउट करें, पेज नंबर 14 पर, फूड एंड हेल्थ। Eating too much can lead to weight increase or obesity. Eating too much of a wrong kind of food such as fatty, sugary and salty foods is especially dangerous. Excess animal fat in the diet is dangerous because it leads to formation of cholesterol, a fatty substance that can stick to the wall of an artery, यानी कि जो जब कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में तो ये आर्टरी में जाके जो है स्टक हो जाता है, और आर्टरी को जो है वो और नैरो जो है वो कर देता है। द आर्टरी बिकम नैरो सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट स्लो डाउन, और द आर्टरी कैन बिकम ब्लॉक्ड एंड दस स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड इन इट, यानी कि कभी कभी तो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाता है कि जो आर्टरी होती है, जो आपके हार्ट को जो है वो कोरोनरी आर्टरीज जो कहलाती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उसको बिल्कुल जो है अगर ब्लॉक हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो फिर वो आपका हार्ट जो काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक और डेथ भी वाकई जो है वो हो सकती है। Eating too much sugar can cause tooth decay. It can also cause obesity. यानी बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें लेंगे आप, जो है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे, तो वो एक तो आपके दांतों को भी नुकसान करेगा और आपको जो है वो मोटापे का बायस ही बनता है। ईटिंग टू मच सॉल्ट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। जैसे मैंने अभी आपको पूरी समझा दिया है क्यों सॉल्ट नुकसानदेह है आपके लिए और किस तरह से जो है हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। इस तमाम चीज़ें आपके लिए जो है वो ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह, तो हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सब्जियां लें जो उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक ज़्यादातर घर की पकी हुई चीज़ें खाएं। ऑयल ले रहे हैं क्योंकि बाहर जब हम जंक फूड खाते हैं या तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं तो वो ऑयल ज़्यादा एक ही ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो और आपके कोलेस्ट्रॉल बनने का बायस जो है बनता है। फिर स्पाइसेस वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए घर की बनी हुई चीज़ें खाएं और ज़्यादा चटपटी मसाले वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। क्योंकि आपका एक सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी के में जितने फंक्शन काम कर रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपके जितने सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन में है। क्योंकि आपका एक चीज़ काम नहीं, क्योंकि अगर देखिए ब्लड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम वहाँ पे ब्लड में जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ना सिर्फ आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए नुकसानदेह, आपके हार्ट के लिए भी नुकसानदेह और आपकी किडनी के लिए भी नुकसानदेह। अब देखिए तीनों सिस्टम आपके डिस्टर्ब हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, डाइजेस्ट सिस्टम भी और एसिडिटी सिस्टम भी। तो इस तरह से सारे जितने सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका हर सिस्टम सही काम करे। और ठीक है मेडिसिन ज़रूरत है ठीक कर देती है सब कुछ, लेकिन जो ग़िज़ा से ग़िज़ायत मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं आपको, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है सही जो है वो वर्क कर सके। अच्छा, अब हमारा फोर्थ टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स जिसे हम या रेफरेंस हम कहते हैं, ये असल में डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स जैसे रेशे आप कह लें, फाइबर्स की मीनिंग होता है रेशे। तो ये डाइटरी यानी ऐसे डाइट जिसमें फाइबर्स मौजूद हों,
यानी कि आप इसको इस तरह समझ लें, गुदे वाली चीज़ें जो हों या बल्क वाली चीज़ें हों, तो वो चीज़ें हों तो वो आप इजीली अपनी डाइट में जो है इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए जब हम ऐसी डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो ये आपके जो गट है यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पूरे प्रोसेस को जो है वो सही जो है काम करते हैं। क्योंकि ये ऐसे सेल वॉल से बनी हुई होती हैं, सेलों से बनी हुई होती हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। तो जब ये आपकी बॉडी से पास होती हैं तो वो ये आपकी जो ऐसे सब्सटेंस जो आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है उनको जो है आपकी बॉडी से पास आउट करने में बहुत इजी रहती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और फिर कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जिसे आप कब्ज़ कहते हैं वो मदर ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं इसको। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको होगी तो ये समझिए आप हर बीमारी की जड़ है। तो ये भी डाइटरी फाइबर्स अगर हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर और इन सबसे जो है हम बच जाते हैं। अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ और आपको साथ साथ इसके पॉइंट भी समझाती फिर जाऊँगी। डाइटरी फाइबर ये पेज नंबर 14 पे मौजूद है। फाइबर इज द बैरन ऑफ सीरियल्स एंड सेलुलोज वॉल ऑफ प्लांट सेल्स विच पास अनचेंज्ड थ्रू द गट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्ट। यानी कि ये ऐसे सेलुलोज वॉल्स होते हैं, आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है सबसे ऑटोमोस्ट जो सेल कहलाता है प्लांट का सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो सीरियस सारे आपके अनाज आ जाते हैं। ठीक है, बैरन यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये डाइजेस्ट नहीं होती है बॉडी में जाके। अब क्या क्या काम करते हैं अगर ऐसी डाइट हम लेते हैं जिसमें ये सारे आपके डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ये आपके ऑरेंज हैं, आपके सब्जियां हो गई, तो इसमें जो है मौजूद जो है ये होते हैं डाइटरी फाइबर। जैसे सीरियल आपके बीन्स हो गए, ये इसमें होते हैं, दालें हैं, इनसे जो है मौजूद होते हैं। नंबर 1 पॉइंट यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, इट हेल्प अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग indigestible matter to food. This satisfies your appetite but cannot make your fat. यानी कि आपकी एपिटाइट यानी कि आपकी भूख को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है लेकिन आपको मोटा नहीं करते, यानी कि आपको ओबेसिटी की तरफ नहीं लेके जाए। क्योंकि जो चीज़ फैटी आपके पार्टिकल आपकी बॉडी में मौजूद है ये उनको भी जो है वो अपने साथ जो लेकर आपकी जो है वो बॉडी से एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट, इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट। वही बात यहाँ रिपीट हो रही है कि अगर कोई चीज़ ऐसी डाइजेस्ट हो गई है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, आपके गट के लिए ठीक नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल ठीक नहीं है, ये उसको भी एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, हाई फाइबर फूड्स, वही ऐसे फूड जिनमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद हो। हाई फाइबर फूड्स हैव मोर बल्क, यानी गुदा होना चाहिए उसमें, विच अलाउ गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलोंग द गट, यानी इजीली जो एक ऑसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरा फूड का पूरा पास आउट होना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उनकी जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स आपको पता है पूरी बॉडी में हमारे पास हर जगह मौजूद है, तो उनकी ग्रिप को भी जो है वो इजीली जो है वो मदद कर रहे होते हैं। नंबर 4, लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आप ऐसे डाइट लेंगे जिसमें फाइबर मौजूद ना हो तो आप कॉन्स्टिपेशन का बायस बनते हैं, हार्ट डिजीज़ का बायस बनेंगे, डायबिटीज़ एंड जो है बहुत ज़्यादा सीवियर जो कैंसर का बायस भी बाज़ औक़ात बनते हैं। क्योंकि जब पॉइजन सब्सटेंस आपकी बॉडी में रह जाएंगे और आपकी बॉडी से पास आउट नहीं होंगे, ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं उनको जो है एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं, तो फिर ये कैंसर का बायस भी बाज़ औक़ात बन जाते हैं, लेकिन वो पॉइजन सब्सटेंस सेल में रह जाते हैं। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें ले रहे होते हैं, डायबिटीज़ का बायस बन रहे होते हैं, सारे पूरा जो है प्रोसेस में, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ लें कि डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फाइबर्स मौजूद हो, रेशेदार जो ग़िज़ाएँ होती हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपकी दालें हैं, ये हमें लाजमी जो है वो जैसे जो भूसी वाला आटा होता है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाजमी जो है आपको लेनी चाहिए अपनी ग़िज़ा में। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अब कुछ काफ़ी डिजीज़ तो मैंने आपको साथ साथ समझा भी दी है, लेकिन यहाँ 2 डिजीज़ आपको बताई जानी है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होता तो उसमें इंडाइजेशन जिसे बदहज़मी भी कहा जाता है और अल्सर, जैसे बहुत ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो अल्सर का बायस बनता है। तो 2 डिजीज़ यहाँ बताई जा रही है कि डिसऑर्डर आप कह लें इसको कि क्या जो है डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपका डाइजेशन सही काम नहीं कर रहा होता तो आपका जो है ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैं यहाँ से रीड आउट करूँ, ये भी पेज नंबर 14 पे ही मौजूद है। इंडाइजेशन यानी जिसे बदहज़मी कहा जाता है, मे बी कॉज इफ टू मच गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस, नहीं अगर स्टमक में, देखिए स्टमक की वॉल जो मैं आपको पहले बता चुकी, स्टमक की जो वॉल है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होता रहता है कंटिन्यूली, ठीक है, लेकिन वो इतना डायलेट होता है वो
उस वक्त तो नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप उसको खाली रखेंगे स्टमक को तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगी। देखिए उसको तो ग़िज़ा चाहिए, इसमें उसको उस पर अटैक करना है कि उसके जर्म्स किल करना है, उसको कायम की शिकन करना है, लेकिन अगर वो खाली रहेगा या कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली तो जब भी नुकसानदेह, खाली भी नुकसान होता है और ओवर ईटिंग में भी नुकसानदेह होता है। दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट रेगुलरली, वही और ईट फूड टू क्विकली, यानी कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको जब हम डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट करे थे मैंने आपको बताया था कि जब हम माउथ में ग़िज़ा डालते हैं यानी कोई भी निवाला डालते हैं तो हम सही से उसको चबाना चाहिए। अक्सर बच्चे भी ये कर रहे होते हैं, बस जल्दी से निवाला खाया, बस एक दो आपने दवा चबाया और निकल लिया, तो एक दो दफ़ा चबाया तो वो एक बहुत वो भी पेस्ट फॉर्म में तो नहीं जा रहा। जैसे आप इसको इस तरह समझ लें, हम जब ग्राइंडर के जग में भी कोई चीज़ पीसते हैं तो उसको भी हम पूरे साबुत तो नहीं डालते, उसको भी हम पीस करके डाल रहे होते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी में इजीली जो है आपकी मशीन चल सके। तो वही बात है कि जब हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके पेस्ट फॉर्म में जाएगा और पेस्ट फॉर्म में जाकर फिर स्टमक में जाएगा तो स्टमक को कम काम करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो वो भी गैस्ट्रिक जूस भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होगा। जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये इंडाइजेशन का जो है वो प्रॉब्लम होती है, या बहुत जल्दी जल्दी खाना, ठीक है। और रेगुलरली का मतलब होता है एक तो 3 टाइम आपका एक ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच एंड डिनर, उसके बीच में जो है आप थोड़ा बहुत लेते हैं। लेकिन आप बिल्कुल आपने सुबह का नाश्ता किया उसके बाद आप रात को खाना खा रहे हैं तो जाते दिन भर पूरा जो है वो आपका जो है वो गैस्ट्रिक जूस है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस जो है वो स्टमक में होगा। इंडाइजेशन कैन कॉज डायरिया, यानी कि डायरिया भी हो सकता है जो लूज मोशन कहलाते हैं। इंडाइजेशन टैबलेट और लिक्विड्स आर टेकन टू ईज टू पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो पेन किलर ली जाती है डॉक्टर्स के मशवरे से। दे हैव टू न्यूट्रलाइज द एसिड, अब कहते हैं आपके स्टमक में क्या है, एसिड है, तो उसको जो न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज मीन्स कि उसको एसिड को बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, उसकी जो है एसिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो ऐसी टेबलेट दी जाती हैं ताकि वो एसिड को जो है मिकदार को कम कर दे, न्यूट्रल कर दे। नॉट ईटिंग इनफ फ्रफेज, वही डाइटरी फाइबर कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, वही कॉन्स्टिपेशन का बायस बनता है कि हम डाइटरी फाइबर नहीं लेते। इसके अलावा ईटिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन हेल्प टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हम फ्रेश फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, अपनी ग़िज़ा में लेते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और वैसे भी रेगुलरली अगर आप हेल्दी फूड लेंगे नाश्ते में, फिर लंच में और फिर डिनर में, तो आपको इस तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। बेशक आप ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रेगुलरली, आप वीकली भी उसको आप मेंटेन कर लें कि किस टाइम क्या लेना है, तो आप इजीली उसको जो है अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम भी दिया जा रहा है। इन सर्व केस मेडिसिन कॉल्ड लेजेटिव कैन बी गिवन, यानी ज़्यादा जो वैसे ये आप खुद, ये नहीं कि आपकी बुक में लिखा होता है आप खुद लेना शुरू कर दें। कभी भी कोई भी मेडिसिन जो है वो बगैर डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेनी, क्योंकि सेल्फ इंडिकेशन बहुत डेंजरस होता है आप बॉडी के लिए और हर एक के लिए। तो ये नहीं कि यहाँ तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दी गई कि इस तरह की मेडिसिन जो है वो इन बीमारियों में दी जाती है, ठीक है। दूसरी आपकी जो यहाँ डिसऑर्डर दिया जा रहा है अल्सर, अल्सर ये बहुत ज़्यादा जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी जो वॉल है स्टमक की वॉल तो ऑलरेडी नॉर्मली थिन ही होती है, लेकिन वो और मजीद होते होते क्योंकि एसिड बहुत नुकसानदेह होता है, वो बिल्कुल उसको जो है ख़त्म ऐसा ऐसा करा दे अगर खाली आप रखते हैं स्टमक को। तो इफ़ एसिड एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल द रिजल्ट इज स्टमक अल्सर, यानी कि वही जब भी मैंने बताया कि आपकी थिन मजीद होती जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, तो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली जो है वो ऐसा ऐसा उसकी वॉल में ज़ख़म तक हो जाता है। यानी कि अल्सर की सीवियर कंडीशन ये कि उसमें ज़ख़म हो जाना है, तो उसमें तो फिर ये होता है अगर पानी भी आप पीते हैं तो वो भी तकलीफ का बायस बन रहा होता है। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, पीपल विद अल्सर शुड अवॉइड द स्पाइसी फूड, नहीं स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इतनी सीवियर कंडीशन जाएगी पानी भी लगा तो फिर मिर्चें वगैरह तो कितना नुकसान करेंगी। दे कैन बी गिवन मेडिसिन टू प्रोटेक्ट द स्टमक लिनिंग, यानी ये ऐसी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो वॉल जो है वो दोबारा से जो है वो प्रिपेयर हो जाए, दोबारा से जो है वो बन जाए। पीपल विद स्टमक अल्सर आर एडवाइज टू इंक्लूड एग्स एंड मिल्क इन देयर डाइट सो दैट द लिनिंग ऑफ द स्टमक कैन बी रिपेयर, दोबारा से नहीं कि अगर उसको रिपेयर करना है जो स्टमक की वॉल ज़्यादा जो है वो एग्स दी जाती है, मिल्क दिया जाता है। वैसे तो सारी चीज़ें जो है वो हमें डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए कि डॉक्टर आपको क्या मशवरा देता है, क्या एडवाइस करता है कि हमें क्या लेना है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसकी वजह से हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि हेल्दी फूड लेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, अपने स्टमक को ज़्यादा खाली नहीं रखेंगे, तो आपको इन तमाम दोनों बीमारियाँ जो इंडाइजेशन और अल्सर दी गई हैं डिसऑर्डर जैसे जो है इन सबसे बच सकते हैं। अब यहाँ आपका ये डाइजेस्ट सिस्टम का टॉपिक जो है क्लास 7 ख़त्म हो गया है। इसकी मैं हाईलाइट आपको यहाँ करवा देती हूँ ताकि आप पूरा एक टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा, यहाँ से मैं हाईलाइट करवा रही हूँ।
पहली हाईलाइट है इसके फर्स्ट पैराग्राफ, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड हाईलाइट है सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, द ट्यूब इज कॉल्ड द गर्ड और द एलिमेंट्री कैनाल। फिर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की फिफ्थ लाइन है, द टंग help the food to mix with the saliva and push it into the gullet or the food pipe। इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर है पेज नंबर 13 पर ही, enzymes in the gastric juice help to digest protein। लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 13 पर फिफ्थ लाइन है, the small intestine which is over 6 meters long has million of the tiny finger like projection called the villi। पेज नंबर 14 टर्न कीजिएगा, फूड एंड हेल्थ की हेडिंग में फर्स्ट लाइन, ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। फिर सेकंड लाइन है फूड एंड हेल्थ की, एक्सेस एनिमल फैट्स इन द डाइट इज डेंजरस बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अ फैटी सब्सटेंस कैन स्टिक टू द वॉल ऑफ द आर्टरी। फिर डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट लाइन, indigestion की फर्स्ट लाइन, indigestion may be caused if too much gastric juice is produced। फिर थर्ड लाइन है, not eating enough roughage can cause constipation। अल्सर की फर्स्ट लाइन, if acid and enzymes eat into the stomach wall the result is a stomach ulcer। ठीक है, यहाँ से टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो गया है।